सुप्रभात। आज हम डायरी के पन्ने से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। इससे पूर्व हमने एन फ्रैंक का जीवन परिचय, डायरी के पन्ने अध्याय से संबंधित पृष्ठभूमि और डायरी के पन्ने के जो 10 अंश हैं वो हमने समझ लिए थे। आज हम अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न जो है, ये 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, यानी 60 लाख लोगों की तरफ से एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इलिया येरनबर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। देखिए, सिंपल है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ये 60 लाख यहूदियों की आवाज है, तो इसका जो पठित अंश के आधार पर बताना है अपन को, बिल्कुल एन फ्रैंक जो है 60 लाख लोगों के यहूदियों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किस प्रकार के अत्याचार थे? उनको भूमिगत छिपना पड़ा, उनको हाथ में पीला धागा बांधना पड़ा, उनको दिन का सूर्योदय और रात का जो चंद्रमा देखना भी उनके नसीब में नहीं था। यानी कि इस तरह से नाजियों द्वारा यहूदियों पर अनेक प्रकार के जो अत्याचार किए गए, उस समय लोग भय, भूख, आतंक से यहूदी भयभीत थे। और ये डायरी जो है ऐतिहासिक दस्तावेज जरूर है, लेकिन वो किसी उद्देश्य के पर्पस से नहीं लिखी गई थी। ये अज्ञातवास में लिखी गई थी, किसी उद्देश्य के पर्पस से नहीं लिखी गई थी। ये अज्ञातवास में लिखी गई थी डायरी, यानी कि अज्ञातवास में एक बालिका किस प्रकार अपना जीवन बिताती है, इस संदर्भ में उसने लिखी थी। और यही नहीं, उस समय बिजली, राशन यहूदियों को पर्याप्त मिलता था, और उस दरमियान हवाई हमले का डर रहता था। हवाई हमले का डर, अकेलेपन की पीड़ा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये डायरी जो है 60 लाख यहूदियों की आवाज को बुलंद करती हैं। और ये लड़की कोई संत नहीं है, कोई कवि नहीं है, बल्कि एक साधारण लड़की है। यानी कि वो यहूदियों की वास्तविक पीड़ा जो है हमारे सामने रखती हैं। इसलिए इलिया येरनबर्ग की जो ये टिप्पणी है, इससे हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। यह है पहले प्रश्न का आंसर। जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? हाँ, छिपा है। देखिए, सबसे पहला कारण तो यह है कि वो उन 8 में से सबसे छोटी थी। नंबर 1 सीधा सिंपल है कि वो सबसे छोटी थी, इसलिए
उसके विचारों को अहमियत नहीं मिलती थी। वो अन्य लोगों के विचारों से, वह अन्य लोगों के विचारों से बोर हो गई थी, और क्योंकि वो अक्कड़पन उसका स्वभाव था, उसको सभी लोग 30 मार का समझते थे कि लड़की 30 मार का है, अक्कड़पन है। और यही कारण है कि कई बार उसको मां से डांट फटकार भी मिलती थी। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था, और यहां तक कि कई बार वो स्वयं को बदलने की कोशिश करती है, स्वयं को बदलने की कोशिश करती हैं कि मेरे से कहाँ गलती हुई, वो उसकी समीक्षा करती हैं। और यही कारण है कि जब वो अपनी भावनाओं से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बार बार हिदायत देते हैं, सावधान होने के लिए कहते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वो अपनी भावनाएं जो हैं किट्टी नामक एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखी हैं। और यही नहीं, चाहे वो डसेल के प्रति उसके विचार हो, महिला संबंधी उसकी विचार हो, उसकी सोच हो, ये सारे कारण जो हैं उसके अकेलेपन के कारण ही उसकी डायरी लेखन में ये सारी बातें छिपी हुई हैं। यही कारण था कि कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था, इस कारण से उसने डायरी लिखी थी। तीसरा प्रश्न जो है, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करे या न करे, अथवा कितने बच्चे पैदा करे, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री के व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाध्यज्ञ यानी कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। एन ने कहा है पुरुषों ने सदैव अपने बल पर औरतों पर अधिकार किया है। औरतों को कभी भी आर्थिक आज़ादी नहीं दी। आर्थिक आज़ादी अर्थात उनको कोई व्यवसाय अपनाने का अधिकार पुरुषों ने नहीं दिया है। क्योंकि पुरुष कमाता है, पुरुष प्रधान समाज है, तो इसलिए पुरुष ने सदैव से ही औरतों पर अत्याचार किए हैं। और औरतें जो हैं बेवकूफ़ी से हर अत्याचार को वो सहन करें। अब पुरुषों का फर्ज होता है, समाज का फर्ज होता है कि वो औरतों के प्रति अपने विचार को बदले। और यही नहीं, आजकल जो है बहुत सारे समाज में रहने वाले ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो औरतों को पुरुषों के बराबर अधिकार देना चाहते हैं। ये परिवर्तन आया है, लेकिन धीरे धीरे अगली सदी में भी और कुछ परिवर्तन आएगा, ये ऐसा एन का मानना था। और यही नहीं, मानव जाति की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए हमें स्त्रियों को मान सम्मान देना होगा। स्त्रियों को सिर्फ एक काम वासना की वस्तु नहीं समझना होगा, जैसा कि यूरोप में होता है। यूरोप में
एक औरत जब शादी करती है, शादी करने के बाद जब उसके बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद जब उस औरत की सुंदरता धीरे धीरे कम होती जाती है, पुरुष उसका त्याग कर देता है, इस बात का भी वो विरोध करती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि औरतें सिर्फ काम वासना की वस्तु नहीं है, औरतों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, बच्चे पैदा करना नहीं है। जिस प्रकार एक सैनिक को युद्ध में पीड़ा होती है, उससे कई अधिक पीड़ा जब एक माँ जो है किसी बच्चे को जन्म देती है। एंड ये भी कहती है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि औरतों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, ये औरतों का प्राकृतिक अधिकार है, उनको बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन उनको एक उस मशीन की तरह बच्चे के भी ये बच्चे पैदा करने की मशीन है, उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, ऐसा एन फ्रैंक का मानना है। और वह स्त्री के जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है कि स्त्री का जो जीवन है वो बड़ा ही अतुलनीय है, हमें स्त्रियों को मान सम्मान देना होगा, और यही नहीं, स्त्रियों के प्रति जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनमें हमें बदलाव लाना होगा। स्त्रियों के प्रति हमें अपने नैतिक मूल्यों में भी बदलाव लाना होगा, और इनको विश्वास है कि आगामी सदी में औरतें जो हैं बच्चा पैदा करने वाली स्थिति को बदलेगी और उनको ज़्यादा सम्मान व हक मिलेगा, ज़्यादा सम्मान व हक मिलेगा। ये तीसरा प्रश्न है। चौथे प्रश्न का आंसर समझिए आप। हाँ, यस, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है, तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी है। इन दोनों प्रश्नों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त कीजिए। देखिए, एन की डायरी जो है उसके जीवन से संबंधित भी है और उस समय का ऐतिहासिक दस्तावेज भी। यानी एक तो अपने जीवन के बारे में बताती है, एक वो अपने ऐतिहासिक दस्तावेज के बारे में बता रही है। इस प्रकार जो है ऐतिहासिक दस्तावेज में द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना है, उस घटना में क्या क्या होता है, किस प्रकार नाजियों द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किया जाता है, वो उसका भी जिक्र करती हैं। साथ ही वो अपने जीवन से संबंधित निजी सुख दुख का भी वर्णन करती है, निजी सुख दुख का भी वर्णन करती है एन फ्रैंक। यानी कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदी परिवारों की पीड़ा, यानी कि उनको अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े, गुप्त स्थान पर छिपना, हवाई हमले, यानी कि जानवरों जैसा जीवन, इस प्रकार लोग चोरी करते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित। ब्रिटेन ने कितना बॉम्ब गिराया, कितने वायुयान थे, कितना टन बॉम्ब गिराया गया, 550 टन जो भी है, यानी कि उस समय जो भूख प्यास, लोगों की भूख प्यास, गरीबी आदि का जिक्र जो है वो इस युद्ध में करती हैं। अब वो कहती है कि उसके निजी सुख दुख और जीवन का भी उथल पुथल है, दस्तावेज है, बिल्कुल सही है। वो अपनी माँ और सहयोगियों से जो मतभेद है उसका सहयोगियों से जो मतभेद है उसका भी जिक्र करती है इसमें, कि किस प्रकार उसके विचारों को इतना महत्व नहीं मिलता है। वो
डांट फटकार, उसको बार बार डांट फटकार मिलती है, वो उसका भी जिक्र करती है एन फ्रैंक। यही नहीं, वो एकांत दुख का किस प्रकार उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था, वो अकेली बैठी रहती थी। पीटर समझता था, लेकिन पीटर भी एन की भावनाओं को गहराई से नहीं समझता था। और प्रकृति के प्रति उसकी जो बेचैनी थी वो भी इसमें दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। पीटर के साथ संबंध उसके औरतों के प्रति विचार आदि, तो ये उसके निजी जीवन से संबंधित है। और दूसरा ऐतिहासिक दस्तावेज जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अमानवीय दृश्य और परिवार से संबंधित जो भी वर्णन एन फ्रैंक ने किया है वो एन की डायरी का एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है। तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी है। इन दोनों पृष्ठों में फर्क मिट गया है, इस कथन से हम सहमत हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 5वां, अंतिम प्रश्न 5वां। एन ने अपनी डायरी किट्टी एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? सीधा सिंपल है। नंबर 1, एन परिपक्व विचारों वाली लड़की थी। नंबर 1। नंबर 2, मनोविज्ञान के तहत 13 वर्ष की आयु में भावनाओं का तीव्र वेग होता है, यानी कि वो परिपक्व विचारों वाली थी। मनोविज्ञान के तहत 13 वर्ष की आयु में भावनाओं का वेग तीव्र होता है और उसको समझने वाला कोई नहीं था, अर्थात उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सभी लोग उसके ऊपर कोई न कोई बात थोप देते थे और यही कारण है कि उसने स्वयं कहा है, कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को समझता और इसकी तलाश मुझे अभी भी जारी है। हाँ, उसकी भावनाओं को समझने वाला था पीटर, लेकिन वो इतनी गहराई से समझ नहीं पा रहा था। इस तरह से, और यही नहीं, दूसरा कारण ये भी कि एन जो है खुद को बेहतर समझती थी, इस मान का समझती थी, अकड़पन स्वभाव की थी वो। यही कारण है कि वो बार बार डांट फटकार भी खाती थी और पीटर से बातचीत होती थी लेकिन खुलकर नहीं होती थी। यही कारण था कि वो एकांत में वो अपनी डायरी जो है किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखती हैं, ताकि किसी प्रकार का संदेह नहीं हो। दूसरा कारण ये भी है कि अगर मान लो पकड़ी भी जाए, छोटी सी बालिका है, किट्टी नामक गुड़िया को लिख रही हैं, किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा। इस कारण से दूसरा कारण ये भी हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एन ने अपनी डायरी किट्टी एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी के शक्ल में लिखने की जरूरत महसूस की होगी, ताकि 2 वर्ष का अकेलापन वो अच्छी तरह से बिता सके। इस तरह से आज हमारे अभ्यास प्रश्न यही समाप्त होते हैं और हम अगले वीडियो में आरोह से संबंधित अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।